मैं लता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं MST 10 प्रेमचंद की कहानियाँ और प्रेमचंद की कहानी से नमक का दरोगा कहानी का विश्लेषण और मूल्यांकन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो पाठ परिचय लेते हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद सन 1901 ईस्वी से अपना लेखन कार्य शुरू करते मृत्यु पर्यंत अबाध गति से लिखते रहे। प्रेमचंद जो है 1901 से अपनी लिखावट लेखन कार्य आरंभ किए और चलता रहा मृत्यु पर्यंत उनका लेखन। 1916 में उनकी पहली हिंदी कहानी पंच परमेश्वर नाम से प्रकाशित हुई, जो न्याय के नैसर्गिक महत्व को स्थापित करके मनुष्य को जीवन की तमाम संगतियों विसंगतियों से ऊपर उठाती हुई एक ऐसे सत्य के पक्ष में लाकर खड़ा करती है जिसमें ईश्वरीय न्याय के समांतर ही मानवीय न्याय उसकी महत्ता को प्राप्त करता है। तो अंत में हृदय परिवर्तन इस कहानी का मुख्य लक्ष्य है। प्रभावपूर्ण वर्णन शैली और चरित्र चित्रण की दृष्टि से देखें तो पंच परमेश्वर बेजोड़ कहानी है तथा इस कहानी के कुछ ही दिनों बाद उनकी दूसरी कहानी आत्माराम का प्रकाशन हुआ और उनकी इस प्रारंभिक कहानियों को मिलाकर हिंदी में उनका सबसे पहला कहानी संग्रह सप्त सरोज के रूप में प्रेमचंद के नाम से प्रकाशित हुआ और हिंदी कहानी में प्रेमचंद का आगमन हुआ। प्रेमचंद रचित लगभग 300 कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 खंडों में तथा कफन और गुप्त धन में संकलित है तथा ये सभी कहानियाँ सामान्यतः विकास क्रम में 2 महत्वपूर्ण सोपानों से गुजरती है। उनकी प्रारंभिक दौर की कहानियों में सन 1907 से 1920 ईस्वी के बीच की कहानी रख सकते हैं और दूसरी दौर की कहानियाँ में सन 1920 में सन 1936 के बीच। प्रारंभिक दौर की कहानियाँ सामान्य रूप से राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित भावात्मक विषयों पर आधारित है। वहीं दूसरे दौर की कहानियों में प्रेमचंद सामाजिक व आर्थिक चेतना से परिष्कृत होते चले गए हैं। प्रेमचंद की प्रारंभिक दौर की अधिकांश कहानियाँ प्रायः आर्य समाजी और राष्ट्रीय सुधार व मर्यादाओं के साथ साथ हृदय परिवर्तन के महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। प्रारंभिक दोनों संग्रह सोज ए वतन उर्दू में और सप्त सरोज की कहानियाँ राष्ट्रीय भावना तथा समाज सुधार एवं पारिवारिक आदर्श और एक मानवतावादी दृष्टि से संपन्न होकर चरित्र की ऊंचाई और महत्ता को प्राप्त करने वाला परंपरागत आदर्श की स्थापना का सशक्त प्रमाण है। प्रेमचंद द्वारा लिखी गई सबसे पहली कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जिसमें उन्होंने प्रायः अरबी फारसी प्रेम कथाओं के ताने बाने के साथ ही देश प्रेम का उदात्त चित्र प्रस्तुत किया है। इस कहानी में प्रेमचंद ने संघर्ष और उसके साथ ही त्याग और बलिदान के दो भिन्न व समांतर कथा सूत्रों को एक साथ नियोजित करने का महत्वपूर्ण प्रयत्न किया है। प्रेम और देश की यह भिन्न भिन्न कथा युति अंतर में मिलकर देश प्रेम का जो प्रभाव पाठकों पर छोड़ती है वह अत्यंत ही प्रेरणाप्रद है। सोज ए वतन की अन्य कहानियों में भी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम आदि के माध्यम में भी देशभक्ति और देश की मिट्टी के साथ जुड़ने का जो भावात्मक अनुराग प्रस्तुत किया है वह तत्कालीन स्वतंत्रता संघर्ष के लिए एक प्रकार से पुनः जागरण की प्रेरणा से जुड़ा है। राष्ट्रीय आंदोलनों से प्रेरित होकर भावात्मक स्तर की इस देशभक्ति के साथ प्रेमचंद की इस प्रारंभिक दौर की कहानियों का विकास मनुष्य की सद असद प्रवृत्तियों के द्वंद्व में भी हृदय परिवर्तन के उद्देश्य के साथ सामने आता है। पंच परमेश्वर
नमक का दरोगा तथा दामुल का कैदी कहानी को इस दृष्टि से देखता है। प्रेमचंद के कथा साहित्य की यह प्रमुख विशेषता है। उन्होंने कथा साहित्य को जीवन से जोड़ने का कार्य करते हुए पद दलित, शोषित तथा अपमानित कृषकों तथा मजदूरों व स्त्रियों की आवाज़ बने थे। उनमें उत्तम परिचायक उत्तर भारत की जनता के जनजीवन के संदर्भ में कोई और नहीं मिल सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इस बात को स्पष्ट किया है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में ब्रिटिश शासकों के द्वारा किसानों के शोषण, दमन, पुलिस विभाग की रिश्वतखोरी तथा अत्याचार व भ्रष्टाचार का चित्रण करते हुए उनका सशक्त विरोध भी किया है। प्रेमचंद ने औपनिवेशिक शासन का विरोध, उनके द्वारा निर्मित रचनाओं की कड़ी आलोचना। इसके अंतर्गत पंच परमेश्वर तथा नमक का दरोगा जैसी कहानियों का उदाहरण लिया जा सकता है, जिसमें अंग्रेजी कानून तथा न्याय व्यवस्था के कारण लुप्त होती पंचायती व्यवस्था की अर्थवत्ता तथा प्रासंगिकता को उजागर करते हुए औपनिवेशिक शासन व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण आदमी के संदर्भ अंतर्द्वंद संघर्ष तथा उसकी खरीद फरोख्त को भी एक प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्त किया है। अध्याय का व्यंग्यावलोकन। कहानी का आशय। सन 1913 ईस्वी में लिखी गई प्रेमचंद की नमक का दरोगा कहानी को अपने समय का दस्तावेज माना जा सकता है। इसके पात्र मुंशी बंशीधर नमक के दरोगा के लाभकारी पद पर कार्यरत होकर भी औपनिवेशिक शासन की प्रतिष्ठा के अनुरूप रिश्वत नहीं लेते। इस कहानी में जो दरोगा है उनका नाम है मुंशी बंशीधर। नमक के दरोगा के लाभकारी पद पर थे, यानी वो लाभकारी पद पर कार्यरत थे, फिर भी वो रिश्वत नहीं लेते हैं, जबकि उनके पिता का नैतिकता तथा ईमानदारी जैसे मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। वे बंशीधर को नौकरी की तलाश में जाने से पूर्व भी ऊपरी चढ़ावे के महत्व को बताते हुए उसके बिना गुजर बसर न होने की स्थिति से अवगत कराते हैं, किंतु बंशीधर के लिए ईमानदारी तथा नैतिकता ही सर्वोत्तम मूल्य थे। इसलिए वे नमक के दरोगा के पद को प्राप्त करने के उपरांत भी रिश्वतखोरी से दूर रहते हुए ईमानदारी से अपनी नौकरी करते हैं, जिसका औपनिवेशिक शासन के दौरान नितांत अभाव पाया जाता है। जिस इलाके में मुंशी बंशीधर की नियुक्ति हुई थी, उस इलाके के एक रईस तथा प्रसिद्ध पंडित अलोपीदीन नमक की कालाबाजारी करते थे, जिसकी नमक से लदी हुई 2 गाड़ियों को कानपुर ले जाते समय यमुना पार करते हुए बंशीधर पकड़ लेते हैं। पंडित अलोपीदीन क्योंकि रईस है, इसलिए वे अपनी पैसों की ताकत पर मुंशी बंशीधर को रिश्वत देकर खरीदने का भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन बंशीधर उसे स्वीकार नहीं करते हुए अपने और उन अनेक खुशामद तथा दीनता का प्रदर्शन करने के बावजूद भी बंशीधर पंडित अलोपीदीन को हिरासत में ले लेते हैं, जिसका परिणाम बंशीधर को 1 सप्ताह के अंदर ही नौकरी से बेदखल होने के रूप में प्राप्त होता है, जबकि अलोपीदीन पैसे की ताकत से इस नमक के कालाबाजारी के आरोप से बाइज्जत बरी हो जाता है। इसके उपरांत भी धर्म तथा नैतिक मूल्यों पर अटल रहने की दृढ़ता से अत्यधिक प्रभावित होने का पंडित अलोपीदीन पर ऐसा व्यापक प्रभाव पड़ता है कि वे बंशीधर को सभी सुविधाओं के साथ 6,000 रुपये प्रतिमाह वेतन पर अपनी समस्त संपत्ति का थाई मैनेजर नियुक्त करने का प्रस्ताव लेकर उनके पास पहुंचते हैं। तो मुंशी बंशीधर कुछ लज्जित तथा संकुचित हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार करके पंडित अलोपीदीन के नौकर बन जाते हैं। वह
यह कहानी एक प्रकार से धन पर धर्म के विजय का प्रतीक मानी जा सकती है। इस कहानी का एक दूसरा निष्कर्ष भी यह निकलता है कि ईमानदारी आज के युग में क्रय की वस्तु हो गई है, जिसे महाजन या पूंजीपति रिश्वत के बल पर खरीद सकता है। तो ये कहानी का जो आशय था, सारांश था, यह था। फिर देखते औपनिवेशिक शासन व्यवस्था और प्रेमचंद। प्रेमचंद ने अपनी लेखन के प्रारंभिक समय से ही औपनिवेशिक शासन व्यवस्था की नीतियों पर सूक्ष्म दृष्टि रखी थी। इसीलिए अपनी प्रबुद्ध मध्यवर्गीय चेतना के आधार पर उन्होंने औपनिवेशिक शासन की प्रतिकूल नीतियों का भी कटु विरोध करते हुए ब्रिटिश सरकार को कमियों को उजागर करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया था। ब्रिटिश शासकों ने 19वीं शताब्दी में यह भ्रम फैलाया था कि हिंदुस्तान क्योंकि बौद्धिक, सांस्कृतिक व राष्ट्रीय चेतना के क्षेत्र में अत्यधिक पिछड़ा हुआ है, इसलिए वह अपना शासन चलाने की योग्यता नहीं रखता है। इस भ्रम को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रचारित करते हुए भारत में अपने शासन की नींव की सुदृढ़ करने का प्रयास किया था। प्रेमचंद की निगाहों से अंग्रेजों की यह कूटनीति छिपी न रह सकी और उन्होंने साहित्य के माध्यम से सरकारी सेवा में रहकर भी अंग्रेजों की इस नीति की पोल खोलनी शुरू कर दी और इसे केंद्र बनाकर उन्होंने अंग्रेज शासन के विलुप्त होने वाले सत्य और न्याय की ओर संकेत किया, जिसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण नमक का दरोगा नामक कहानी है, जिसमें प्रेमचंद ने ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अनेक सूचनाएं पाठकों को उपलब्ध कराई है। अंग्रेजों ने भारत में हिंदुस्तानियों के लिए नमक तैयार कराना और अपने लाभ के लिए गैर कानूनी बनाकर निषिद्ध कर दिया था और ब्रिटिश संरक्षण में अंग्रेजों व्यापारी भारत से कच्चा माल इंग्लैंड ले जाकर उसे वहां तैयार करके मनमानी कीमत पर बेचते थे। इसलिए उन्होंने नमक कानून बनाया, जिसके कारण भ्रष्टाचार को अत्यधिक बढ़ावा मिलने लगा था। इस तथ्य से प्रेमचंद भलीभांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने इसे अत्यंत कुशलता के साथ इन शब्दों में व्यक्त किया है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस में काम निकाला था, कोई चालाकी से अधिकारियों के बारह थे। पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ कर लोग इस विभाग की बरंगदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। तो जब नमक पर कर लगा देगा, नमक का जो एक नियम बना गया, तो इस पद पर लोग रहने के लिए बहुत ललचायित होते थे और थे कि इस पद नमक के दरोगा के पद पर रहे, क्योंकि इसमें बहुत भ्रष्टाचार होकर बहुत ही धन उपार्जन करने का रास्ता था। इसी प्रकार प्रेमचंद अंग्रेजी शासन व्यवस्था को शिक्षा के संदर्भ में कठघरे में भी खड़ा किया है, जिसमें अंग्रेजी तथा फारसी शिक्षा के प्राप्त करना अनिवार्य माना जाता था, क्योंकि लोग तब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को एक ही वस्तु समझते थे। अब प्रेम की कथाएं तथा श्रृंगार रस का काव्य पढ़कर फारसी लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे और नमक का दरोगा के प्रमुख पात्र वंशीधर भी इसी महत्व को जानकर रोजगार की तलाश में घर से प्रस्थान करते हुए नमक विभाग में नौकरी प्राप्त करते हैं। मुंशी बंशीधर के पिता के द्वारा जब उन्होंने ऐसी नौकरी की तलाश की सलाह दी जाती है जो ऊपर की आमदनी भी प्रदान कर सके, तो इसके आधार पर प्रेमचंद औपनिवेशिक शासन व्यवस्था में व्याप्त उस भ्रष्टाचार को रेखांकित करते हैं जो बेईमानी के संरक्षण में अत्यधिक फल फूल रहा था।
इस कहानी में प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रेमचंद अंग्रेजी शासन व्यवस्था की कटु आलोचना करते हैं, जिसके आधार पर ईमानदार बंसीधर को धन आदि के प्रलोभन से बचाते हुए पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार होता हुआ देखते हैं। लेकिन अंग्रेजी व्यवस्था के व्याप्त भ्रष्टाचार तथा बेईमानी और अपने धन के प्रभाव के कारण पंडित अलोपीदीन कालाबाजारी के आरोप से अदालत में मुक्ति तो प्राप्त कर लेता है, किंतु वही ईमानदार मुंशी बंसीधर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। स्वयं प्रेमचंद ने इस मुकदमे के विषय में लिखा है, मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। वो एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़ा लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंसीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता विचारहीन होने के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। इस प्रश्न हम प्रसन्न हैं कि वो अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक की मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। तो ये प्रेमचंद ने नमक के दरोगा में ऐसे लिखा था। मध्यवर्ग तथा अंतर विरोधी। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने बंसीधर के घर की बदहाल आर्थिक स्थिति तथा उस काल में मध्यवर्गीय मानसिकता और उसके अंतर्विरोध को भी उजागर किया है, जिसमें बंसीधर के पिता के मुख से निकले हुए ये शब्द, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हो, लड़कियां हैं वो घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हो, ना मालूम कब गिर पड़ो, उस काल के मध्य वर्ग की आर्थिक स्थिति उजागर कर रहे हैं, जिनमें उसका अंतर्विरोध उबर भूमि का कार्य करता प्रतीत होता है। मध्य वर्ग में व्याप्त वह अंतर्विरोध एक तरफ नैतिक मूल्य का समर्थक बनकर उभरता है, तो दूसरी ओर उसे अंदर तक तोड़ने वाले भी यह मूल्य होते हैं। बंसीधर का परिवार इसका एक सशक्त उदाहरण है, जहाँ स्वयं बंसीधर तो नैतिक मूल्यों के समर्थक होने के कारण जीवन की सुख सुविधाओं को भी त्याज्य मानते हैं, तो वहीं उनके पिता का इन मूल्यों में विश्वास नहीं है। वे बंसीधर को समझाते भी हैं कि ऊपर की आमदनी वाली नौकरी की तलाश करे, किंतु वह इस शिक्षा के विपरीत ऊपरी आय मिलने वाली नौकरी का मौका पाकर भी उसे खो देते हैं और अपने अफसरों को अपना ईमानदारी तथा कार्यकुशलता से मोहित कर लेते हैं, किंतु उनके पिता को ईमानदारी की फूटी कौड़ी कदापि नहीं सुहाती है। उनके बारे में लिखते हैं, बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही बूढ़ा रहे थे। चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमें भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समाज पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। तो यहाँ पर उनके पिताजी जो हैं जो रिश्वत लेने के ऊपर ध्यान देते, जहाँ पर ऊपरी कमाई हो सके, और इस तरह से मुंशी प्रेमचंद ने ये सब लिखा है। अपनी ईमानदारी तथा नैतिक मूल्यों के कारण बंसीधर पंडित अलोपीदीन को नमक की कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार करते हैं और अलोपीदीन द्वारा दिए गए सभी प्रलोभन को बंसीधर अस्वीकार कर देते हैं। जब अलोपीदीन
अदालत में पहुंचते हैं तो वे अपने धन के प्रभाव से आरोप से मुक्त हो जाते हैं, किंतु बंशीधर को उनकी कार्यपरायणता का दंड नौकरी से बेदखल होकर मिलता है। तब बंशीधर शोक तथा खेद से व्यथित होकर घर जाते हैं, तो वहाँ भी उन्हें अपने इस कृत्य की निंदा माता पिता तथा अपनी पत्नी से प्राप्त होती हैं, जो कि मध्य वर्ग की मानसिकता तथा उसके अंतर्विरोध का सशक्त प्रमाण है। यह ऐसी भ्रष्ट समाज है जिसमें ईमानदार को पुरस्कृत करने के स्थान पर दंडित किया जाता है और इस ईमानदारी पर चलने वाले को घर तथा समाज में अपमान झेलना पड़ता है। स्वयं प्रेमचंद ने इस विचारधारा का वर्णन करते हुए लिखा है, जब मुंशी जी इस दुरवस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिता ने समाचार सुना तो सर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सर फोड़ लो। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध से कुछ कठोर बातें भी कही और यदि बंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पति ने तो कई दिन तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। इस कहानी में इन सब घटनाओं के उपरांत एक नाटकीय मोड़ तब आता है जब पंडित अलोपीदीन मुंशी बंशीधर के घर सारी सुख सुविधाओं के साथ अच्छे प्रति माह के वेतन पर अपना स्थायी मैनेजर नियुक्त करने का प्रस्ताव लेकर आते हैं। मुंशी जी तब कुछ ग्लानि तथा संकोच के साथ उनका यह प्रस्ताव स्वीकार करते हुए पंडित जी की नौकर बन जाते हैं। इस प्रकार नमक का दरोगा कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने मध्य वर्ग के अंतर्विरोध को बखूबी उजागर किया है। कहानी का आधुनिक संदर्भ। आलोचकों ने प्रेमचंद की इस कहानी को नैतिक मूल्यों के प्रति निष्ठावान उसके प्रतिपादन में महत्वपूर्ण माना है। कहानी में यद्यपि बंशीधर नमक का दरोगा रहते हुए रईस अलोपीदीन का अपराध साबित करने में सफल नहीं होता है, उल्टे वहीं उस पर झूठे आरोप में नौकरी से बेदखल कर दिया जाता है। किंतु बंशीधर की ईमानदारी तथा दृढ़ता से प्रभावित होकर अलोपीदीन स्वयं बंशीधर के घर सभी वस्तुओं के साथ 6,000 रुपये प्रति माह के वेतन पर अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर की नियुक्ति का प्रस्ताव लेकर पहुंच जाता है। तब बंशीधर स्वयं को इस योग्य न मानते हुए किसी और को इस पद के लिए नियुक्त करने का सुझाव देते हैं। तब अलोपीदीन उसकी कर्तव्य निष्ठा का वास्ता उसे अपनी नौकरी कर लेने के लिए तैयार कर लेते हैं। मुंशी बंशीधर द्वारा पंडित अलोपीदीन की नौकरी स्वीकार कर लेने के प्रसंग को प्रेमचंद के धन पर धर्म की विजय की मानसिकता के रूप से आलोचकों ने ग्रहण किया है, जिससे प्रेमचंद भी समर्थित प्रतीत होते हैं। किंतु आज के संदर्भ में इस कहानी में एक नए पाठ को भी आलोचक इस रूप से ग्रहण कर सकते हैं कि पूंजीपति या महाजन रिश्वत देकर या नौकरी के लिए अनेक प्रलोभन दे ईमानदार व्यक्ति को खरीद सकता है। अतः आज ईमानदारी भी क्रय वस्तु हो गई है। पंडित अलोपीदीन, जो कि अपने इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार तथा व्यापारी थे, जिनके अग्रज अफसर भी मेहमान होते हैं, बंशीधर अपनी नैतिकता तथा ईमानदारी से उन्हें पराजित कर देते हैं। किंतु पूंजीपति महाजन इतने पर अपनी पराजय स्वीकार नहीं करता है। जिस बंशीधर को अलोपीदीन सीधे रिश्वत देकर नहीं खरीद पाया, उसे वो आकर्षक नौकरी का लालच देकर खरीद लेता है। अतः महाजन में हर चीज़ को पैसे से खरीदने की यह तक की ईमानदारी को खरीदने की प्रवृत्ति इस कहानी के माध्यम से उजागर हो जाती है। यह कहानी आज के आर्थिक उदारीकरण के दौर में ईमानदारी तथा योग्यता जैसी चीज़ों को भी खरीदे जाने वाली प्रवृत्ति को दर्शाती है। आज आईआईटी तथा आईआईएस जैसे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उच्च शिक्षण संस्थाओं से बड़ी बड़ी उपाधि धारक छात्र छात्राएं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ जब बिकते हुए नजर आते हैं, तो इस कहानी की प्रासंगिकता आज के समय में स्वतः सिद्ध हो जाती है।
आज विज्ञापन कंपनियों के साथ मिलकर अभिनेता तथा खिलाड़ी साबुन, तेल, चप्पल, टूथपेस्ट आदि बेचते हुए नजर आते हैं, तो ऐसा लगता है कि सारे बंशीधर इन आलोपिदिनों के हाथों में बिक चुके हैं। वर्तमान समय में आईपीएल होने वाली नीलामी भी इसी का सर्वोत्तम उदाहरण माना जा सकता है, जिसका मालिक उन्हें अपनी इच्छा अनुसार नचा सकता है। नमक का दरोगा कहानी में आज के बाजार बाद में हर चीज़ के खरीद व बेचे जाने को प्रवृत्ति स्पष्ट रूप में उजागर होती है। अब नमक की चोरी रोकने वाला दरोगा नमक चोर की नौकरी करता हुआ मालिक की नमक हलाल करके ईमानदारी से उसके नमक की अदायगी करेगा। इस रूप से इस कहानी का नया पाठ आज के संदर्भ में अत्यधिक उपयुक्त तथा सार्थक प्रतीत होता है, जिसमें एक ईमानदार व्यक्ति के बिकने की कहानी भी मौजूद है। प्रेमचंद के व्यंग्य दृष्टि। एक कथाकार के रूप में प्रेमचंद व्यंग शक्ति के माध्यम से किसी चीज़ की आलोचना करते हैं। इस कहानी में प्रेमचंद ने औपनिवेशिक शासन तथा उसकी नीतियों की कटु आलोचना अपने व्यंग की इसी मारक क्षमता के आधार पर की है। कहानी का प्रारंभिक अंग्रेज शासन की नीतियाँ तथा उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार व बेईमानी को इस प्रकार से उजागर करते। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंच का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पो 12 थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरंखदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकील का भी जी ललचाता था। इस वाक्य में विद्यमान व्यंग उपनिवेशिक व्यवस्था की समस्त पोल पट्टी को खोल देता है तथा इसी प्रकार जब बंशीधर नौकरी की तलाश में निकलते हैं तो उनके पिता उन्हें ऊपर की आय वाली नौकरी का जो महत्व बताते हैं वह स्वयं ही एक व्यवस्था में निर्मित होने वाली मनोवृत्ति पर किया गया एक विशिष्ट व्यंग होता है। जैसे ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसे सदैव प्यास मिटती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाओ। इस प्रकार जब पंडित आलोपीदीन हिरासत में ले लिए जाते हैं तब सब जिस प्रकार उनकी निंदा व्यंग्यात्मक शब्दों में करते हैं वो स्वयं ही प्रेमचंद की व्यंग शक्ति की एक अद्भुत मिसाल है। इसी प्रकार जब औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत पनपने वाली न्याय व्यवस्था पर प्रेमचंद ने जो कटाक्ष किया वो अत्यंत विद्रूपता से भरा हुआ है, किंतु अदालत में पहुंचने की देरी थी। पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग, उनके भक्त, अगले उनके सेवक, वकील, मुख्तार, उनके आज्ञा पालक और अर्दली, चपरासी और चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाले धन और अन्याय बाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकील की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा ना कोई बल था, ना स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई सशस्त्र गवाह थे, किंतु लोभ से डांबाडोल। इस प्रकार व्यंग्य के माध्यम से प्रेमचंद ने औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के विद्यमान अन्याय, भ्रष्टाचार, बेईमानी पर कटु प्रहार किया है। तो बहुत ही अच्छा सा व्यंग्यात्मक था और सत्य के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर ये कहानी थी, नमक का दरोगा। तो आप सब इस पाठ को सुनिए और इसका जो पाठ का जो
लेखन है। मैं तो इसे फ़ोटो देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे जूम करके भी देखकर पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ प्रश्न इस प्रकार के आ सकते हैं। प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा को नैतिक मूल्य के पतन की कहानी कहना कहाँ तक उचित है। नैतिक मूल्य के पतन, जहाँ पर खरीद दिया जाता है, ईमानदार लोगों को भी पूंजीपति खरीद देते हैं, उसके ऊपर आपको लिखना है। नमक का दरोगा कहानी अपने समय का दस्तावेज है, इस कथन पर विचार कीजिए। इस कहानी के परिप्रेक्ष्य में मध्यवर्गीय अंतर्विरोध पर प्रकाश डालिए और आज के संदर्भ में इस कहानी की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए, अथवा नमक का दरोगा कहानी के आधार पर प्रेमचंद की व्यंग दृष्टि पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रकार आपका नमक का दरोगा पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। कहानी आप इसे बार बार सुनिए, याद रखिए और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। मैं दिल से सभी लोगों को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ कि जो वॉच टाइम है ये 4.3K तक गया है, इसलिए बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि आप लोगों के वजह से ये सब हुआ है। तो आप सबको दिल से शुक्रिया करती हूँ और इस तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ मुझसे गलती है या आपको कुछ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।